ये टीला कब्रिस्तान के करीब ही था। तांबे का पुराना चिराग अंबर के हाथ में था। उसने नाग, मारिया, केटी, थ्यूसोंग और जुलीसोंग को ताकीद कर दी थी कि वो खामोश रहें। मैं खुद बात शुरू करूंगा। मुर्दे के कहने के मुताबिक वहां एक छोटा सा गार था। वो सब गार के बाहर जाकर खड़े हो गए। अंबर ने मारिया से कहा, मारिया अंदर जाकर देखो, वाकई अंदर कोई बुजुर्ग मौजूद है। मारिया को अंबर ने इसलिए भेजा था कि वो नजर नहीं आती थी। मारिया बोली, मैं जा रही हूँ। अंबर ने उसे हदायत की कि अंदर अगर कोई बुजुर्ग मौजूद हो तो वो कोई बात ना करे, बस उन्हें देखकर खामोशी से बाहर आ जाए। मारिया गार में दाखिल हो गई। गार छोटी सी थी। मारिया ने चंद कदम चलने के बाद देखा कि वाकई जो कुछ मुर्दे ने कहा था वो ठीक था। एक लंबी सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग गार में दीवार से टेक लगाए चिराग की रोशनी में अपनी गधड़ी सी रहे थे। मारिया उन्हें देखकर वापस पलटने लगी तो बुजुर्ग ने उसकी तरफ देखे बगैर कहा, मारिया क्या तुम्हें किसी ने बुजुर्गों को सलाम करना नहीं सिखाया? मारिया तो सर से पांव तक कांप उठी। क्या ये बुजुर्ग उसे देख रहे हैं? उसने सोचा और फौरन अदब से सलाम किया। बुजुर्ग ने गधड़ी में टांका लगाते हुए कहा, जीती रहो। जाओ अब अंबर, नाग, केटी, थ्यूसोंग और जुलीसोंग को भी अंदर बुला लो। मैं उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ। मारिया जल्दी से बाहर निकल गई। बाहर जाते ही उसने अंबर से कहा, उन्होंने मुझे देख लिया है अंबर। किसने? अंबर ने पूछा। वही बुजुर्ग जो गार में बैठे हैं और जिनके पास मुर्दे ने हमें भेजा है, मारिया ने बेख्तियार कहा। अंबर ने जुलीसोंग, थ्यूसोंग और केटी की तरफ देखा और कहा, अब बताओ तुम क्या कहते हो? मैंने तो पहले ही कहा था कि मुर्दा झूठ नहीं बोल रहा। थ्यूसोंग कहने लगा, तुम चाहे जो कुछ कहो, मैं खलाई साइंस पर ज्यादा यकीन रखता हूँ। मैं अब भी यही कहूंगा कि हमें अक्ल और साइंस के असूलों से काम लेना चाहिए, नाग बोला। थ्यूसोंग, बास जगहों पर ऐसे ऐसे वाकयात हो जाते हैं कि अक्ल और साइंस हैरान रह जाती है। थ्यूसोंग ने कहा, मेरे नजदीक दुनिया में कोई वाकया ऐसा नहीं होता जिसकी अक्ल और साइंस के जरिए वजाहत ना की जा सके। जुलीसोंग बोली, तुम लोग बहस में क्यों पड़ गए हो? अंदर चलो, चलकर बुजुर्ग से मिले तो सही। मारिया ने जज्बाती आवाज में कहा, बुजुर्ग ने तुम सबको अंदर बुलाया है। उन्होंने तो तुम सभी के नाम लिए हैं और कहा है कि मैं तो तुम लोगों का इंतजार कर रहा हूँ। थ्यूसोंग बोला, तुम अंदर जाकर मुलाकात करो, मैं बाहर ही बैठता हूँ। मैं जाकर क्या करूंगा? मारिया ने कहा, नहीं नहीं थ्यूसोंग भाई, बुजुर्ग ने तुम्हारा भी नाम लिया था, तुम भी हमारे साथ चलोगे। नाग ने कहा, ठीक है, अंदर जाने में कोई हर्ज नहीं। जुलीसोंग और केटी ने भी थ्यूसोंग को मजबूर किया तो वो गार में जाने पर राजी हो गया। थोड़ी देर बाद वो सबके सब सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग के सामने बैठे थे। तांबे का पुराना चिराग अंबर के हाथ में था। उन्होंने जाते ही बुजुर्ग को सलाम किया था, जिसका जवाब देने के बाद बुजुर्ग खामोश होकर गदड़ी सीने लगे थे। गार में खामोशी छा गई। फिर बुजुर्ग ने गदड़ी एक तरफ रख दी और अंबर से कहा, हमारे दोस्त ने अपनी कब्र में से जो अमानत हमारे लिए भेजी है वो हमें नहीं दोगे अंबर? अंबर ने तांबे का पुराना चिराग बुजुर्ग की खिदमत में पेश कर दिया। बुजुर्ग ने चिराग को लेकर चूमा और एक तरफ रख दिया। फिर अंबर और बाकी दोस्तों पर एक निगाह डाली। चिराग की रोशनी में बुजुर्ग का चेहरा बड़ा नूरानी लग रहा था। उसने कहा, अंबर, मैं जानता हूं तुम में एक ऐसा शख्स भी है जिसको हमारे कब्र वाले दोस्त की बात का यकीन नहीं है, मगर 2 दिन बाद इस जमीन पर आसमानों से जो लाल शुआओं की बारिश होने वाली है, अगर वो यहाँ रहे तो अपनी आंखों से देख सकेगा और उन शुआओं के असर से उसकी ताकत खत्म भी हो सकती है। थ्यूसोंग समझ गया कि बुजुर्ग का इशारा उसकी तरफ है। उससे ना रहा गया, कहने लगा, मेरे मोहतरम, मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि मैं मुर्दों की बात को अहमियत नहीं दिया करता और मैं खलाई सियारे की मखलूक हूँ और हम लोग साइंस में इतनी तरक्की कर चुके हैं कि इस किस्म की तोहमाती बातों पर यकीन नहीं रखते। बुजुर्ग मुस्कुराया। थ्यूसोंग, तुम इतनी मुद्दत से अंबर, नाग, मारिया और केटी के साथ सफर कर रहे हो, तुम्हें अभी तक ये इल्म नहीं हुआ कि साइंस के अलावा भी इस दुनिया में ऐसे ऐसे वाकयात सामने आ जाते हैं कि जिस पर अकल और साइंस हैरान होकर रह जाती है। अंबर ने सोचा कि कहीं बहस न शुरू हो जाए और बदमजगी पैदा न हो जाए। उसने थ्यूसोंग का घुटना आहिस्ता से दबा दिया। इसका मतलब था कि वो खामोश रहे और खुद बोला, मोहतरम बुजुर्ग, थ्यूसोंग को यूं ही बहस करने की आदत है। आप हमें हुक्म दीजिए कि हमें क्या करना होगा, क्योंकि लाल शुआओं की बारिश होने में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं और हमें कुछ इल्म नहीं कि हम उस बारिश से कैसे बच सकेंगे। बुजुर्ग मुस्कुराए और जिस जगह पर मारिया खड़ी थी और गायब थी उस तरफ देखते हुए बोले, मारिया, क्या तुम 2 दिन में बूढ़ी खूसट होना पसंद करोगी? क्या तुम ये चाहोगी कि 2 दिन बाद तुम इतनी बूढ़ी हो जाओ कि तुम्हारे साथी भी तुम्हें ना पहचान सकें? अगरचे लाल शुआएं उन्हें भी इतना बूढ़ा कर देंगी कि खुद अपनी शक्लें नहीं पहचान सकेंगे, मगर तुम और केटी, जुलीसोंग तो इतनी बूढ़ी हो जाओगी कि तुम्हारी पलकें भी सफेद हो जाएंगी और सारे दांत गिर जाएंगे। मारिया ने फौरन कहा, नहीं जनाब, मैं कभी बूढ़ी नहीं होना चाहती। अब केटी और जुलीसोंग ने भी मारिया की बात बढ़ाते हुए बुजुर्ग से कहा कि वो भी बूढ़ी खूसट होना पसंद नहीं करती।
नाग ने कहा, मोहतरम ये फरमाइए कि क्या उन शुआओं का असर सारी ज़मीन और ज़मीन के लोगों पर भी होगा? बुजुर्ग ने कहा, नहीं नाग, उन शुआओं का ज़मीन, खेतों, दरियाओं और इस दुनिया में रहने वाले इंसानों पर अच्छा असर होगा। सिर्फ तुम लोगों पर इसका उल्टा असर पड़ेगा और तुम एकदम से बूढ़े हो जाओगे। फिर कुछ मालूम नहीं कि क़यामत तक बूढ़े ही रहो। ये बहुत बड़ा अजाब होगा, क्योंकि बुढ़ापा तुमसे बर्दाश्त न हो सकेगा। अब थ्यूसोंग ने पूछा, क्या आप साइंसी तौर पर इसकी वजाहत कर सकती हैं? ये शुआएं कौन से सियारे से निकलकर हमारी ज़मीन पर आएंगी, जबकि इस ज़मीन के गिर्द फिजा की पट्टी मौजूद है जो किसी जहरीली शुआ को ज़मीन तक नहीं आने देती। बुजुर्ग ने मुस्कुरा के कहा, मैंने कब कहा कि वो शुआएं दुनिया और दुनिया वालों के लिए जहरीली होंगी? बल्कि ये शुआएं तो ज़मीन और खेतों को फ़ायदा पहुंचाएंगी। वो तो सिर्फ तुम सब पर उल्टा असर डालेंगी, इसलिए कि तुम सदियों से जिंदा चले आ रहे हो। ये वो कीमत है जो तुम्हें अगर इस ज़माने में मौजूद रही तो ज़रूर अदा करनी पड़ेगी। अंबर और नाग ने थ्यूसोंग को इशारों से फिर चुप करा दिया। अंबर ने बुजुर्ग से कहा, आपका इरशाद बिल्कुल सही है मोहतरम, लेकिन अब हमारी मदद कीजिए। क्या हम ज़मीन या समुंदर के अंदर चले गए तब भी लाल शुआएं हम पर ज़रूर असर करेंगी? बुजुर्ग ने कहा, बिल्कुल असर करेंगी। तुम 2 दिन के बाद इसका तजुर्बा करके खुद देख सकते हो। केटी ने पूछा, अगर फ़र्ज़ कर लिया कि हम इस दुनिया और इस ज़माने में रहते हैं और लाल शुआएं हमें बूढ़ा कर देती हैं, तो क्या फिर इसका इलाज या तोड़ नहीं होगा? क्या हम किसी तरह से फिर से जवान नहीं हो सकेंगे? बुजुर्ग ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। फिर इसका कोई तोड़ नहीं होगा और तुम लोग क़यामत तक बूढ़े ही रहोगे। मैं समझता हूँ कि ये तुम लोगों की खुशकिस्मती है कि तुम इस कब्रिस्तान में आ गए। और अंबर ने जुलीसोंग को अपनी ताकत आजमाने के लिए कहा और जुलीसोंग ने मेरे दोस्त मुर्दे को ताकत आजमाने के लिए चुना। अगर वो किसी दूसरे मुर्दे को हाथ लगाकर उससे बात करती तो वो मुर्दा तो तुम लोगों को उन खतरनाक लाल शुआओं के बारे में कुछ भी नहीं बता सकता था। तुम अनजाने में 2 दिन बाद बूढ़े खूसट हो जाते और जिंदा ही मर जाते, क्योंकि तुम्हारे बुढ़ापे को कभी मौत न आती और तुम रींग रींग कर क़यामत तक जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाते। अंबर ने कहा, वाकई ये हमारी खुशकिस्मती है कि कुदरत ने हमें आपके दोस्त मुर्दे के पास भेज दिया। अब ये फरमाइए कि हमें इस आने वाले खतरे से बचने के लिए क्या करना चाहिए? बुजुर्ग ने तांबे का चिराग अपने हाथ में ले लिया और कहा, तुम लोग इस वक्त शुमाली अफ्रीका के जनूब मगरिब में हो। यहाँ से सायरून का सहरा 1 दिन के सफ़र पर है। सायरून के सहरा में कभी मिस्र के फ़िरौन की हुकूमत थी। यहाँ जिस जगह सहरा ख़त्म होता है और पहाड़ियाँ शुरू हो जाती हैं, वहाँ एक फ़िरौन की मलका साइट्रीनी का एहराम है। ये एहराम बड़े बड़े पत्थरों की सिलों को जोड़कर इस तरह बनाया गया है कि ऊपर एहराम की चोटी तक सीढ़ियाँ सी बन गई हैं। ये चिराग लेकर तुम उस एहराम की मगरबी दीवार के पास पहुंच जाओ। फिर नीचे से 6 पत्थर गिनकर 7वें पत्थर की सीढ़ी पर इस चिराग को रख देना। बस तुम्हारा इतना ही काम है। आगे जो कुछ तुम्हें करना होगा वो उस एहराम से तुम्हें मालूम हो जाएगा। अब तुम जाओ, मुझे अपनी गदड़ी सीनी है। इतना कहकर बुजुर्ग ने तांबे का चिराग अंबर को दिया और अपनी गदड़ी सीने में मसरूफ हो गया। अंबर ने सबको वहां से उठ चलने का इशारा किया और वो गार से बाहर आ गए। बाहर आते ही थ्यूसोंग कहने लगा, अंबर एक बार फिर सोच लो, कहीं हम किसी नई मुसीबत में ना गिरफ्तार हो जाएं। अंबर कहने लगा, थ्यूसोंग, मुसीबतों में तो हम फंसते ही आ रहे हैं और उनका मुकाबला भी करते आ रहे हैं। हमारे लिए ये कोई नई बात ना होगी। थ्यूसोंग बोला, मेरा मतलब यह है कि इस बार किसी ऐसी मुसीबत में ना फंस जाएं कि फिर उससे छुटकारा न मिल सके। नाग कहने लगा, वो मुसीबत तो फिर आसमान से गिरने वाली लाल शुआओं की ही हो सकती है, क्योंकि उन खतरनाक शुआओं की मुसीबत में फंस गई तो फिर क़यामत तक उससे छुटकारा हासिल न कर सकेंगे। मारिया, केटी और जुलीसोंग ने भी अंबर और नाग का साथ दिया। थ्यूसोंग बोला, तुम लोग गैर साइंसी बातों पर बड़ी जल्दी यकीन कर लेते हो, मगर मैं अकल और साइंस का दामन कभी नहीं छोड़ सकता। मैं अकल और साइंस को सबसे आला समझता हूँ। जुलीसोंग कहने लगी, थ्यूसोंग भाई, खुदा के लिए इस बहस को यहीं रहने दो और अब यहाँ से सायरून चलो हमारे साथ। थ्यूसोंग बोला, वो मैं जरूर चलूंगा, क्योंकि मैं तुम लोगों के साथ जीना मरना चाहता हूँ, तुमसे अलग नहीं हो सकता। अंबर और नाग ने थ्यूसोंग को गले लगा लिया और कहा, फिक्र न करो थ्यूसोंग, हम सारे साथी इकट्ठे रहेंगे और अल्लाह के हुक्म से जिंदा भी रहेंगे। थ्यूसोंग पर इसका भी कोई असर ना हुआ। वह चुप होकर भवें चढ़ाए जैसे दूर किसी नजर न आने वाली चीज को तकने लगा। अंबर ने कहा, शाम होने वाली है। मेरा ख्याल है कि हमें शहर चलकर घोड़ों का इंतजाम करना चाहिए, ताकि इस वक्त हम सहराए सायरून में अपना सफर शुरू कर दें और कल दिन निकलते ही साइट्रीनी मलका के एहराम पर पहुंच जाएं। सबने इस तजवीज़ को पसंद किया और वो शहर की तरफ रवाना हो गए। शहर में उन्हें कहीं से खरीदने के लिए घोड़े ना मिले। अंबर ने मशवरा दिया कि सराय में चलकर मालूम करते हैं, शायद कोई काफिला सायरून शहर की तरफ जा रहा हो। वो सब कारवां सराय में आ गए। मालूम हुआ कि काफिला 2 दिन के बाद रवाना होने वाला है और 2 दिन बाद इस दुनिया पर आसमान से लाल शुआओं की बारिश होने वाली थी।
नाग ने कहा, मेरा ख्याल है हमें शहर की दूसरी सराय में जाकर पता करना चाहिए, हो सकता है वहां से हमें घोड़े मिल जाएं। दूसरी सराय वहां से ज्यादा दूर नहीं थी, वहां आकर उन्हें 3 घोड़े ही मिल सके। उन्होंने तीनों घोड़ों को खरीद लिया। एक घोड़े पर अंबर और थ्यूसोंग बैठ गई, दूसरे घोड़े पर जुली सोंग और केटी बैठ गईं, और मारिया तो हवा में उड़ सकती थी। नाग ने उकाब की शक्ल इख्तियार कर ली और ये पुराने दोस्तों का छोटा सा काफिला सहराए सायरून की तरफ रवाना हो गया। सारी रात वो सहरा में सफर करते रहे। जब दिन निकला तो उन्हें दूर एक ऊंचा एहराम दिखाई दिया। थ्यूसोंग ने अंबर से कहा, अंबर, यही है मलका सायरीनी का एहराम। नाग, मारिया और केटी जुली सोंग ने भी एहराम को देख लिया था। वो भी बड़े खुश हुए। सूरज सहरा पर निकल आया था। एहराम के पीछे जिस तरह बुजुर्ग ने कहा था छोटी छोटी पहाड़ियां थीं। अंबर और केटी एहराम के पास जाकर घोड़ों से नीचे उतर आईं। घोड़ों को घास वगैरह चरने के लिए खुला छोड़ दिया गया। नाग और मारिया भी नीचे आ गए। नाग ने उकाब से इंसान की शक्ल बदल ली। वो एहराम को गौर से ऊपर नीचे देख रहे थे। मारिया कहने लगी, बिल्कुल वैसा ही एहराम है जैसा आगार वाले बुजुर्ग ने कहा था। बड़े बड़े पत्थरों की सीढ़ियां बनी हुई हैं। नाग ने कहा, अंबर भैया, चिराग निकालो। नीचे से 6 सीढ़ियां गिनकर 7वें पर चिराग रख देते हैं। थ्यूसोंग ने तंजिया लहजे में कहा, फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। मारिया बोली, थ्यूसोंग भाई, तुम तो हमेशा हर बात पर शक करने लगते हो। क्या तुम बूढ़ा खूसट होना पसंद करते हो? थ्यूसोंग गर्दन को झटक कर खामोश हो गया। अंबर ने चिराग निकालकर हाथ में थाम लिया और एहराम की चौड़ी सीढ़ियां चढ़ने लगा। मारिया, केटी, जुली सोंग और नाग उसके पीछे पीछे थे। थ्यूसोंग नीचे ही खड़ा था। जुली सोंग ने उसे आवाज देकर कहा, ऊपर आ जाओ थ्यूसोंग भैया। थ्यूसोंग ने जुली सोंग की तरफ देखा और फिर सर को झटक कर सीढ़ियां चढ़ने लगा। 7वीं सीढ़ी पर आकर अंबर ने एक जगह पत्थर की सिल पर तांबे का पुराना चिराग रख दिया। चिराग के रखते ही 7वीं सीढ़ी का पत्थर एक गिड़गिड़ाहट की आवाज से अपनी जगह से खिसकने लगा। अंबर, नाग, केटी, जुली सोंग और मारिया आंखें खोले पुराने बड़े पत्थर को अपनी जगह से एक तरफ खिसकते देख रहे थे। थ्यूसोंग भी खामोशी से तक रहा था। पत्थर काफी चौड़ा था। वो एक तरफ हट गया तो वहां एक चौड़ा शगाफ नमूदार हो गया। एहराम के अंदर से ऐसी हवा आने लगी जिसमें मुर्दों के जिस्म पर लगाने वाली जड़ी बूटियों की खुशबू रची हुई थी। थ्यूसोंग ने दबी जुबान में कहा, इस एहराम के अंदर सिवाय मुर्दा लाश के और कुछ नहीं होगा। अंबर ने थ्यूसोंग की बात का कोई जवाब ना दिया। वो सब शगाफ को तक रहे थे। शगाफ के अंदर से एक गूंजती हुई आवाज आई, लाश के चिराग वालों, एहराम के अंदर आ जाओ। अंबर ने अपने साथियों की तरफ देखा और कहा, हमें अंदर चलना चाहिए। थ्यूसोंग ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा। मैं फिर कहता हूं कि तुम लोग मुझे भी अपने साथ मुसीबत में फंसाओगे। जुली सोंग ने यहां भी अपने भाई को अपने साथ एहराम के अंदर चलने पर मजबूर कर दिया। वो जानती थी कि थ्यूसोंग जिद्दी है और अगर बाहर रह गया तो जरूर ये किसी मुश्किल में पड़ जाएगा। अंबर आगे आगे था। वो शगाफ के अंदर दाखिल हो गया। नाग, मारिया, केटी, जूली और थ्यूसोंग पीछे पीछे थे। शगाफ के अंदर एक सीना नीचे तारीक राहदारी में जा रहा था। राहदारी की एक जानिब ऊंची पत्थर की दीवार थी और दूसरी तरफ एक गहरी खड्ड थी। मारिया ने खड्ड में झांक कर देखा और बोली, नीचे खड्ड में पानी है और मगरमच्छ भी हैं। अंबर ने आहिस्ता से कहा, खामोश मारिया। ये सारे दोस्त दीवार के साथ लगे राहदारी पार कर गए। आगे चौकोर सुरंग शुरू हो गई। यहाँ जमीन पर रेत ही रेत थी। दीवारों पर जगह जगह मिस्र की पुरानी मम्मियों के ढांचे खड़े थे। चलते चलते वो एक खुले दालान में आ गए। यहाँ छत नीची थी। दालान के चारों तरफ ताबूत पड़े हुए थे। सामने एक मेहराबदार पुराना दरवाजा था। अंबर, नाग, मारिया, केटी, जुली सोंग और थ्यूसोंग दालान में खड़े हो गए। थ्यूसोंग बोला, अब कहाँ जाओगे अंबर भैया? उसके लहजे में तंज था। इतने में वही भारी आवाज फिर गूंजी, सामने जो दरवाजा है उसमें से गुजर कर अंदर आ जाओ। वह सबके सब दरवाजे के पास पहुंचे तो दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक छोटा सा हुजरा बना हुआ था। हुजरे की दीवारों पर सोने चांदी के थाल लटक रहे थे। एक तरफ चांदी के बर्तन लगे थे। बीच में एक मम्मी का ताबूत पड़ा था। ताबूत के ऊपर मम्मी का बुत बना हुआ था। ताबूत के ढक्कन पर सिर्फ मम्मी का सर ही बाहर को उभरा हुआ था। सरहाने एक चिराग जल रहा था जिसकी रोशनी में चांदी और सोने के थाल चमक रहे थे। फिजा में मुर्दों के जिस्म में भरने वाली जड़ी बूटियों की खुशबू फैली हुई थी। चिराग अंबर के हाथ में था। अब उन्हें एक औरत की बड़ी सुरीली सी मगर उदास आवाज सुनाई दी, अंबर, चिराग मेरे ताबूत के सरहाने पत्थर पर रख दो। अंबर ने ऐसा ही किया। नाग, मारिया, केटी, जुली सोंग और थ्यूसोंग अंबर के पीछे चुपचाप खड़े थे। औरत की आवाज आई, कल का दिन छोड़कर परसों सुबह जमीन पर आसमान से सुरख किरणों की बारिश होने वाली है। उसका असर इस एहराम के अंदर भी होगा। तुम्हें ठीक बताया गया है कि तुम उन शुआओं के असर से बेहद बूढ़े ज़ईफ हो जाओगे। अंबर ने कहा, तुम हमें उन खतरनाक शुआओं से कैसे बचा सकती हो?
आवाज़ आई, मेरा नाम साइनी है। मैं मिस्र के फिरौन की इकलौती बेटी थी। मुझे बचपन ही से तिलिस्म सीखने का शौक था, जिसकी वजह से मैं मरने के बाद भी बोल सकती हूँ। इसकी एक वजह यह भी है कि मेरे उस्ताद ने मेरी मौत के बाद मेरे चेहरे पर एक तिलिस्म पढ़कर फूंक दिया था। थ्यूसोंग सख्त बोर हो रहा था। उसने बेजारी के साथ कहा, शहजादी साइरिनी, हमें मुख्तसर अल्फाज में ये बताओ कि अगर खतरनाक शुआएं परसों यहाँ उतरने वाली हैं तो हम कहाँ छुप सकते हैं? अगरचे मैं इस पर यकीन नहीं रखता। शहजादी साइरिनी की आवाज़ आई, तुम यकीन करो चाहे ना करो, खतरनाक सुरक्षाओं का असर तुम पर भी होकर रहेगा। तुम्हारी यकीन करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब तुम लोग मेरी बात गौर से सुनो। जब मैं तुमसे बात खत्म कर चुकूंगी तो मेरी कब्र के चबूतरे के नीचे एक दरवाज़ा खुलेगा, तुम नीचे उतर जाना। इसके बाद तुम खतरनाक शुआओं से महफूज हो जाओगे। मारिया ने पूछा, हमें कब तक चबूतरे के अंदर तय खाने में रहना होगा? शहजादी साइरिनी ने कहा, नीचे जो तय खाना है तुम उसमें एक हफ्ता गुजारने के बाद बाहर आ जाना। तब तक बाहर की फिजा से खतरनाक शुआओं का असर खत्म हो चुका होगा। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, नीचे तय खाने में एक दरवाज़ा है, उस दरवाजे को मत खोलना। अगर तुम में से किसी ने उस दरवाजे को खोल दिया तो फिर तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसकी जिम्मेदारी मुझ पर नहीं होगी। जुलीसोंग कहने लगी, तुम बेफिक्र रहो शहजादी, हम उस दरवाजे के करीब भी नहीं जाएंगे। शहजादी साइरिनी की आवाज़ आई, बस अब तुम मेरी कब्र के अंदर दाखिल होने के लिए तैयार हो जाओ। शहजादी साइरिनी खामोश हो गई। उसकी खामोश होते ही कब्र की दीवार एक जगह से गिड़गिड़ाहट के साथ खुल गई। अंबर ने कहा, मैं पहले दाखिल होता हूँ। अंबर तय खाने में उतर गया। वहां भी एक चिराग जल रहा था और फिजा में ठंडक थी। उसके पीछे मारिया, फिर नाग और फिर जुलीसोंग और केटी भी नीचे उतर गए। तय खाने में आने के बाद अंबर ने पूछा, थ्यूसोंग कहाँ है? सबने एक दूसरे को देखा। थ्यूसोंग वहां नहीं था। जुलीसोंग बोली, वो जरूर बाहर रह गया है, मैं बाहर जाकर उसे लाती हूँ। जो ही जुलीसोंग दीवार की तरफ बढ़ी, दीवार का शगाफ बंद हो गया। उसने पत्थर को हटाने की बहुत कोशिश की मगर वो कामयाब न हुई। अंबर ने मारिया से कहा, मारिया तुम दीवार से गुजर जाओ और बाहर जाकर देखो थ्यूसोंग कहाँ रह गया है। मारिया उसी वक्त कब्र के तय खाने की पथरीली दीवार की तरफ बढ़ी मगर वो भी दीवार में से ना गुजर सकी। अब तो वो सब परेशान हो गए। अंबर ने नाग से कहा, यह दीवार तो रुकावट बन गई है नाग, तुम कोशिश करो। नाग ने भी सांप बनकर कहीं से बाहर निकलने की कोशिश की मगर पत्थर की दीवार में कोई भी सुराख नहीं था। मारिया ने कहा, शहजादी साइरिनी को मदद के लिए पुकारना चाहिए। अंबर ने उसी वक्त शहजादी साइरिनी को आवाज़ दी और कहा कि वो थ्यूसोंग को बाहर से अंदर लाने में मदद करे। शहजादी साइरिनी की तरफ से कोई जवाब न आया। केटी, जुलीसोंग और मारिया ने बारी बारी शहजादी को पुकारा मगर शहजादी साइरिनी तो जैसे वहां से रुखसत हो चुकी थी। उन्हें थ्यूसोंग की फिक्र पड़ गई। जुलीसोंग परेशान होकर कहने लगी, मेरा भाई थ्यूसोंग अंदर ना आया तो खतरनाक शुआएं उसे बूढ़ा बना डालेंगी। नाग कहने लगा, मेरा तो ख्याल है कि थ्यूसोंग जानबूझकर बाहर रह गया है। असल में उसे लाल शुआओं की बारिश का यकीन नहीं है, वो इसे तोहमात ख्याल कर रहा था। केटी बोली, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं भी खला की रहने वाली हूँ मगर मैं जानती हूँ कि इस कायनात में ऐसे ऐसे असरार और राज हैं कि जिन्हें हम भी नहीं समझ सकते। थ्यूसोंग ने जानबूझकर बाहर रहकर सख्त गलती की है। अब तो हम उसे बाहर से ला भी नहीं सकते, दीवार तो बंद हो गई है। शहजादी साइरिनी भी जा चुकी है। अंबर कहने लगा, और तय खाने का दरवाज़ा तो एक हफ्ते बाद ही खुलेगा। खुदा थ्यूसोंग की हिफाजत करे, लेकिन मैं दीवार गिराने की कोशिश करता हूँ। अंबर ने अपना पूरा जोर लगाकर दीवार को बाहर की तरफ धकेला, लेकिन दीवार तो जैसे फौलाद की बनी हुई थी, उसके हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अंबर थक हार कर बैठ गया और बोला, अब कुछ नहीं हो सकता। थ्यूसोंग ने सख्त हमाकत की कि बाहर रह गया। अगर उसने जानबूझकर ऐसा किया है तो वो लाल शुआओं की बारिश से बच नहीं सकेगा। जुलीसोंग उदास आवाज में बोली, ये तो बहुत बुरा होगा अंबर, मेरा भाई बूढ़ा हो जाएगा, वो क़यामत तक बूढ़ा ही रहेगा। खुदा जाने अब उसे कब मुलाकात होगी। जुलीसोंग ने सर झुका दिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। सबने उसे हौसला दिया। अंबर ने कहा, हम हजारों बार मुसीबत में घिरे हैं मगर हमने कभी हिम्मत नहीं हारी। हम एक दूसरे से बिछड़े भी हैं लेकिन एक दूसरे से मिल भी गए हैं। हम अभी 2 दिन इस तहखाने में हैं। हो सकता है थ्यूसोंग किसी तरह दीवार में शगाफ बनाकर बाहर से अंदर आ जाए। जुलीसोंग ने कहा, थ्यूसोंग बड़ा जिद्दी है, वो अंदर नहीं आएगा क्योंकि वो लाल शुआओं पर यकीन नहीं रखता। अंबर, नाग, मारिया, जुलीसोंग और केटी तय खाने के फर्श पर दीवार से टेक लगाकर बैठ गए। ताक में चिराग जल रहा था। उसकी रोशनी में सामने वाली दीवार में एक छोटा सा दरवाज़ा दिखाई दे रहा था जो बंद था। नाग ने उस दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये वो दरवाज़ा है जिसके बारे में शहजादी साइरिनी ने ताकीद की थी कि इसे हरगिज़ ना खोला जाए।
हमें होशियार रहना चाहिए और इस दरवाजे को खोलने की हरगिज कोशिश नहीं करनी चाहिए। मारिया बोली, हमें क्या जरूरत है दरवाजे को खोलने की, लेकिन थ्यूसॉन्ग को तलाश करना भी हमारा फर्ज है। अंबर ने कहा, तो तुम्हारा ख्याल है कि हम उसे इस दरवाजे को खोलकर अंदर तलाश करेंगे? मारिया बोली, मेरा तो ख्याल है कि हमें इसके अंदर भी थ्यूसॉन्ग को देखना चाहिए। केटी ने सर को हल्का सा झटका देकर कहा, मारिया, थ्यूसॉन्ग इस बंद कोठरी के अंदर कहां से आ जाएगा? जुलीसॉन्ग बोली, आखिर एक नजर देख लेने में क्या हर्ज है? मुमकिन है शहजादी सायरीनी ने ही उसे इस कोठरी में बेहोश करके डाल दिया हो। अंबर ने फौरन हाथ उठाते हुए कहा, मैं इस कोठरी का दरवाजा खोलने की किसी को इजाजत नहीं दूंगा। शहजादी सायरीनी ने हमें यह दरवाजा ना खोलने की सख्त ताकीद की थी। जुलीसॉन्ग नाउमीद सी होकर बोली, ना खोलें, मैं कहाँ इसे खोलने जा रही हूँ। तहखाने में खामोशी छा गई। अब सब वहां बैठे वक्त गुजारने लगे। नाग बोला, हम एक हफ्ते इस तहखाने में कैसे गुजारेंगे? हमें, मेरा ख्याल है, अपने ऊपर नींद तारी करके सो जाना चाहिए, क्योंकि सोते में वक्त गुजरने का कुछ पता नहीं चलता। अंबर को यह तरकीब पसंद आई। कहने लगा, ये तजवीज़ अच्छी है, बाकी साथियों की क्या राय है? जुलीसॉन्ग ने कहा, जिसने सोना है सो जाए, हो सकता है कुछ देर बाद हम भी सो जाएं। मारिया कहने लगी, मैं तो अपने ऊपर नींद तारी करने लगी हूँ। सबसे पहले अंबर और नाग वहीं लेट गए। उन्होंने अपने ऊपर नींद तारी कर ली और वो सो गई। इसके बाद मारिया और केटी भी सो गईं। सिर्फ जुलीसॉन्ग बाकी रह गई। जब उसने देखा कि सारे सो गए हैं तो वो अकेली बोर होने लगी और थोड़ी देर बाद वो सो गई। जिस वक्त शहजादी सायरीनी की मम्मी इन लोगों को हदायत दे रही थी कि ये सब लोग उसकी कब्र के नीचे वाले तहखाने में चले जाएं और उसमें एक हफ्ते तक बैठे रहें ताकि बाहर लाल शुआओं का असर खत्म हो जाए, तो थ्यूसॉन्ग सबसे पीछे खड़ा ये सुन रहा था। वो अपने दिल में कह रहा था कि मैं तो इस किस्म की फजूल बातों पर एतबार नहीं करता। मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं एक हफ्ते तक तंगो तारीख तहखाने में पड़ा रहूं। चुनाचे उसने पीछे खिसकना शुरू कर दिया। शहजादी सायरीनी बोल रही थी कि थ्यूसॉन्ग मम्मी के हुजरे में से निकलकर बाहर सुरंग में आ गया। यहाँ से भागकर वो राहदारी में आ गया और फिर एहराम की दीवार के बड़े पत्थर के पास आकर खड़ा हो गया। यहाँ वो बाहर निकलने का रास्ता तलाश करने लगा। एक जगह उसे छोटा सा उंगली के बराबर सुराख दिखाई दिया। थ्यूसॉन्ग के लिए इतनी जगह काफी थी। उसने अपनी उंगली अपनी गर्दन पर रखी और वह एकदम से छोटा सा बन गया। फिर वो एहराम के सुराख में से बाहर निकल गया। बाहर वो एहराम की बड़ी सीढ़ी के पत्थर पर आकर बैठ गया। इसके फौरन बाद थ्यूसॉन्ग ने दूसरी उंगली अपनी गर्दन पर रखी और वह फिर से पूरे कद का इंसान बन गया। थ्यूसॉन्ग ने आज़ाद फिजा में गहरा सांस लिया और बोला, अब मैं तहखाने की कैद से बच गया हूँ। असल में थ्यूसॉन्ग पुरस्कार वाकयात का कायल था और वह इस किस्म के वाकयात से अंबरनाग मारिया के साथ कई बार गुजर चुका था, मगर वो साइंस के मामले में किसी वहम का शिकार होने के लिए तैयार नहीं था। साइंसी एतबार से उसे यकीन था कि आसमान से अल्ट्रा वायलेट और गामा शुआएं जमीन की तरफ हर वक्त आती रहती हैं, जो जमीन की फिजा में पहुंचकर खत्म हो जाती हैं और नीचे तक नहीं पहुंच सकती। इसीलिए उसे मुर्दे की बात का जरा बराबर भी एतबार नहीं था कि 2 दिन बाद आसमान से सूरज शुआओं की ऐसी बारिश होगी जिसके असर से दुनिया के दूसरे लोग तो महफूज रहेंगे, लेकिन अंबरनाग मारिया, थ्यूसॉन्ग, जुलीसॉन्ग और केटी बूढ़े खूसट हो जाएंगे। वो इसे फजूल बात समझ रहा था और उसे अफसोस था कि अंबर और नाग, मारिया और जुलीसॉन्ग, केटी ने भी एक मुर्दे की गैर साइंसी बात पर यकीन कर लिया। इसी वजह से वो उन सबको छोड़कर एहराम से बाहर निकल आया था। उसे मालूम था कि 1 हफ्ते के बाद नाग, अंबर, मारिया वगैरह एहराम से बाहर आ जाएंगे। फिर वो उनके साथ मिल जाएगा और उनका मजाक उड़ाएगा कि ख्वामखा तहखाने में हफ्ता भर कैद रहे। थ्यूसॉन्ग इसी ख्याल से एहराम से दूर निकल जाना चाहता था कि कहीं मारिया या नाग बाहर आकर उसे मजबूर करके अंदर ना ले जाएं। थ्यूसॉन्ग ने सहरा में दौड़ना शुरू कर दिया। धूप निकली हुई थी। दूर तक सहरा में रेत के टीले बिखरे हुए थे। थ्यूसॉन्ग की रफ्तार काफी तेज थी। वह एहराम से काफी दूर निकल आया तो रेत के एक ऊंचे टीले के पास बैठ गया। अभी उसे 2 दिन और 1 रात बसर करनी थी, क्योंकि उसके साथी अगर 1 हफ्ते बाद नहीं तो शायद 3 दिन बाद एहराम से बाहर निकल आए, क्योंकि तीसरे दिन सुरक्षाओं की बारिश होने वाली थी, जो कि थ्यूसॉन्ग के ख्याल में कभी नहीं होगी। तो अंबर, नाग, मारिया वगैरह तीसरे दिन अपने आप एहराम से बाहर आ जाएंगे। थ्यूसॉन्ग एहराम से ज्यादा दूर नहीं जाना चाहता था। उसको अंबर, नाग, मारिया वगैरह की दूर से हल्की हल्की खुशबू बराबर आ रही थी। उसे सिर्फ यही डर था कि हो सकता है वो लोग मारिया को उसकी तलाश में भेज दें, क्योंकि मारिया तो दीवारों में से गुजरकर हवा में परवाज करती हुई उसके पास पहुंच सकती थी। थ्यूसॉन्ग ने फिजा में सूंघा। मारिया की खुशबू बहुत दूर थी। अगर वो वहां आती तो उसकी खुशबू बड़े करीब से आती महसूस होती। थ्यूसॉन्ग ने सोचा कि उसे 3 दिन एहराम के पास सहरा में गुजारने चाहिए। कोई अच्छा सा ठिकाना तलाश करके वहां बैठने की जगह बना लेनी चाहिए। थ्यूसॉन्ग उठकर रेत के टीलों में फिरने लगा।
एक टीले के पीछे गया तो क्या देखता है कि खजूर के दरख्तों के नीचे एक छोटा चश्मा बह रहा है और एक छोटी सी कोठरी भी बनी हुई है जिसका दरवाजा कोई नहीं है। थ्यूसोंग को यह जगह पसंद आ गई। वो कोठरी के अंदर आ गया। कोठरी बिल्कुल खाली थी। फर्श पर खजूर के खुश्क पत्तों का बिस्तर बिछा हुआ था। इस किस्म की कोठरियां चश्मों के पास सहराओं में इसलिए बना दी जाती थी कि मुसाफिर आकर वहां आराम करें। थ्यूसोंग कोठरी में जाकर पत्तों पर लेट गया। वो काफी देर तक लेटा रहा। फिर जब शाम होने लगी तो बाहर निकलकर चश्मे के पास बैठ गया। सूरज एहराम के पीछे गरूब हो रहा था। सहरा में धूप का रंग सुनहरी हो गया था। फिर शाम हो गई। उसके बाद रात हो गई और आसमान पर खूबसूरत तारे चमकने लगे। फिजा में सर्दी भी हो गई क्योंकि सहरा में दिन के वक्त गर्मी और रात को सर्दी होती है। इसकी वजह यह है कि रेत के जर्रे अलग अलग होने की वजह से रात को जल्दी ठंडे हो जाते हैं। रात को भी थ्यूसोंग ने कई बार फिजा में सूंघा कि शायद मारिया उसकी तलाश में वहां न पहुंच चुकी हो, मगर मारिया को अभी तक किसी ने नहीं भेजा था। थ्यूसोंग इत्मीनान से कोठरी में जाकर लेट गया। अपने दोस्तों अंबर, नाग वगैरह की तरफ से वो मुतमईन था कि वो एहराम के अंदर महफूज हैं, इसलिए उसे कोई फिक्र नहीं थी। वो जानता था कि 2 दिन बाद जब आसमान से सुरक्षाओं की बारिश ना हुई तो वो अपने आप एहराम से बाहर आ जाएंगे। थ्यूसोंग को खुशी थी कि वो तहखाने की तंगो तारीख फिजा में बंद होने की बजाय सहरा की खुली फिजा में है। उसने भी अपने ऊपर नींद तारी कर ली क्योंकि नींद में वक्त गुजरने का इंसान को एहसास नहीं रहता। वो सो गया। उसकी आंख खुली तो रात गुजर चुकी थी और दूसरा दिन निकल आया था। थ्यूसोंग उठकर सहरा में सैर करता एहराम के करीब चला आया। उसे एहराम के अंदर से अंबरनाग, मारिया, जुलीसोंग और केटी की खुशबू बराबर आ रही थी। इसका मतलब था कि वह एहराम के अंदर ही हैं। थ्यूसोंग ये इत्मीनान करने के बाद वापस टीले वाली कोठरी में आकर बैठ गया। सहरा में सूरज निकलने के थोड़ी देर बाद आग बरसने लगी थी और गर्म हवाएं चलने लगी थीं। थ्यूसोंग को गर्मी का एहसास तो नहीं था, फिर भी वो कोठरी के अंदर ही रहा। दूसरी तरफ एहराम के अंदर कब्र वाले तहखाने में अंबर, नाग, मारिया, जुलीसोंग और केटी भी उठ बैठे थे। थ्यूसोंग के बारे में सबको फिक्र लगा हुआ था। अंबर, नाग, मारिया को यही फिक्र था कि अगर लाल शुआओं की बारिश हो गई तो थ्यूसोंग को सख्त नुकसान पहुंचेगा और वह बूढ़ा हो जाएगा और खुदा जाने फिर उसके साथ क्या गुजरे। जुलीसोंग तो उन सबसे ज्यादा परेशान थी। केटी को भी खलाई मखलूक होने की वजह से ज्यादा फिक्र थी। अंबर ने 2-3 बार दीवारों को तोड़ने और मारिया को बाहर भेजने की कोशिश की, मगर वो कामयाब ना हो सका। दूसरी रात और तीसरा दिन भी गुजर गया। अब अगले रोज जमीन पर लाल शुआओं की बारिश होने वाली थी। अंबर ने कहा, बाहर से थ्यूसोंग की हल्की हल्की खुशबू आ रही है, जिसका मतलब है कि वो बाहर ही है। सुबह जमीन पर लाल शुआओं की बारिश होने वाली है। काश थ्यूसोंग एहराम से बाहर ना जाता, उसने बड़ी सख्त गलती की। जुलीसोंग उन सबसे ज्यादा परेशान थी क्योंकि थ्यूसोंग उसका भाई था। वो नहीं चाहती थी कि लाल शुआओं की वजह से उसका प्यारा भाई एकदम से बूढ़ा हो जाए और चल फिर भी ना सके। आधी रात को अंबर, नाग, मारिया एक बार फिर इरादा करके सो गए। जुलीसोंग और केटी जाग रही थीं। केटी ने सरगोशी में जुलीसोंग से कहा, मेरा ख्याल है शहजादी साइरिनी ने थ्यूसोंग को उस कोठरी में बंद कर रखा है। हमारे जाने के बाद वो उसे कोठरी में से निकालकर अपना गुलाम बना लेगी। जुलीसोंग ने कहा, मैं तो कल से यही कह रही हूँ, मगर मुझे कोई दरवाज़ा खोलने ही नहीं दे रहा। केटी ने कहा, इस वक्त सब सो रहे हैं, मैं जाकर दरवाज़ा खोल देती हूँ, फिर तुम भी अंदर आ जाना। जरूर थ्यूसोंग को शहजादी ने बेहोश कर रखा है। जुलीसोंग जरा हिचकिचा कर बोली। केटी सोच लेते हैं कहीं किसी मुसीबत में न फंस जाएं। केटी ने आहिस्ता से कहा, क्या तुम्हें अपने भाई का ख्याल नहीं है? अब जुलीसोंग भी तैयार हो गई। वो दोनों आहिस्ता से उठकर तहखाने के उस बंद दरवाजे की तरफ बढ़ीं, जिसके बारे में शहजादी साइरिनी ने सख्ती से मना किया था कि इस दरवाजे को हरगिज हरगिज ना खोला जाए, क्योंकि अगर कुछ हो गया तो फिर वो उसकी जिम्मेदार नहीं होगी। मगर जुलीसोंग अपने भाई की मोहब्बत से मजबूर थी। नाग, अंबर, मारिया वहीं करीब ही गहरी नींद सो रहे थे। मारिया गायब थी, लेकिन केटी और जुलीसोंग ने इत्मीनान कर लिया था कि वो भी अपने ऊपर खुद नींद तारी करके सो चुकी है। जुलीसोंग पीछे पीछे थी। केटी ने आगे बढ़कर कुछ सोचे समझे बगैर कोठरी का पुरस्कार दरवाजा खोल दिया। अंदर से तेज आंधी के साथ काले बादल बाहर को लपके। तहखाने में स्याह काला बादल छा गया। तेज आंधी के भगोले चलने लगे। अंबर, नाग, मारिया जाग पड़े। उनके दम घुटने लगे। उन्होंने एक दूसरे को आवाज देनी चाहिए, मगर उनकी आवाजें न निकल सकीं। केटी और जुलीसोंग के सांस भी रुक रहे थे। उनके गले भी बंद हो गए थे। अब तहखाने में जो तेज भगोला चल रहा था उसने उन सबको अपनी लपेट में ले लिया और वह भगोले के साथ तहखाने में गर्दिश कर रहे थे। उड़ते उड़ते, गर्दिश करते करते उनके जिस्म सुन्न हो गए। उनकी आंखें बंद हो गईं और फिर उन्हें हल्का सा एहसास हुआ कि जैसे वो किसी गहरे कुएं में उतर रहे हैं। दूसरी तरफ थ्यूसोंग चश्मे वाली कोठरी में सो रहा था।
जब रात गुजर गई और सूरज सहरा में अपनी सुनहरी किरणें बखेरते हुए तुलू हुआ तो थ्यूसोंग की आंख खुल गई। वो उठकर बाहर आ गया। उसके जहन में यह एहसास था कि मुर्दे की पेशन गोई के मुताबिक आज जमीन पर लाल छुआओं की बारिश होने वाली है। अगरचे उसका दिमाग इसे तस्लीम करने पर तैयार नहीं था, लेकिन दिल में एक हल्का सा वसवसा लगा हुआ था। उसने गहरा सांस लिया तो चौंक पड़ा। उसे अंबर, नाग मारिया, केटी और जुली सॉन्ग में से किसी की खुशबू नहीं आ रही थी। वो घबरा गया। ये कैसे हो सकता है, उसने सोचा। कल रात उन सबकी खुशबू बाकायदा आ रही थी, फिर ये लोग कहाँ चले गए? थ्यूसोंग ने सहरा में एहराम की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। एहराम के पास पहुंचकर उसने एक बार फिर जोर से सांस अंदर खींचा। अंबर, नाग मारिया, जुली सॉन्ग और केटी में से किसी की खुशबू नहीं आ रही थी। अब तो वो बहुत परेशान हुआ। वह एहराम की 6 सीढ़ियां चढ़कर 7वीं सीढ़ी पर आ गया। यहाँ वो सुराख था जिसमें से वो छोटा बनकर बाहर निकला था। उसने बहुत ढूंढा मगर वो सुराख उसे ना मिला। थ्यूसोंग ने घबरा कर अंबर, नाग मारिया को आवाजें देनी शुरू कर दी। वो सहरा में ऊंची आवाज में पुकार रहा था, लेकिन अंबर, नाग मारिया की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। थ्यूसोंग ने सोचा कि उसे एहराम के चारों तरफ घूम फिर कर अंदर जाने के लिए किसी सुराख को तलाश करना चाहिए। वो एहराम काफी बड़ा था। थ्यूसोंग उसकी दीवारों को झुककर गौर से देखने लगा कि शायद किसी जगह पर कोई सुराख मिल जाए और वो छोटा होकर अंदर चला जाए, मगर दीवारों में बड़े बड़े पत्थर एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए थे। उसे वो सुराख भी नहीं मिल रहा था जिसमें से निकलकर वो बाहर आया था। थ्यूसोंग ने सोचा कि एहराम की चोटी पर चलकर अंदर जाने को कोई रास्ता ढूंढता हूं, मुमकिन है वहां कोई शगाफ हो। थ्यूसोंग एहराम की सीढ़ियां चढ़ने लगा। अभी उसने दूसरी सीढ़ी ही तय की थी कि अचानक आसमान पर एक तरफ से गहरा सुर्ख बादल आकर छा गया। थ्यूसोंग वहीं रुक गया। उसने आसमान की तरफ देखा। आसमान सारे का सारा लाल हो गया था। अब उसको एहसास हुआ कि मुर्दे की पेशन गोई सच साबित तो नहीं हो रही। कहीं वाकई आसमान से लाल छुआओं की बारिश तो शुरू नहीं होने वाली। अभी वो ये सोच ही रहा था कि आसमान से लाल रंग की लंबी लंबी किरणें नीचे उतरने लगीं। थ्यूसोंग छलांग लगाकर सीढ़ियों में से नीचे कूदा और एक रेत के टीले की तरफ भागा। उसे यकीन हो गया था कि ये वही लाल छुआएं हैं जिसके असर से वो बूढ़ा ज़ईफ हो जाएगा। वो टीले के पास पहुंचा ही था कि सुरख किरणें उसके ऊपर गिरना शुरू हो गईं। थ्यूसोंग ने अपने आप को रेत में छुपा लिया। किरणें चारों तरफ गिर रही थीं। ये लाल छुआओं की बारिश थी। सारी फिजा सुरख हो गई थी। थ्यूसोंग रेत के अंदर छुपा आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रहा था। उसका ख्याल था कि रेत में छुप जाने से वो लाल छुआओं के असर से महफूज हो गया है, मगर ऐसी बात नहीं थी। लाल छुआओं ने उस पर असर शुरू कर दिया था। अचानक थ्यूसोंग को अपने अंदर कमजोरी महसूस होने लगी। वो घबरा कर रेत में से बाहर निकल आया। अपने जिस्म को देखकर उसके हलक से चीख निकल गई और वो रेत पर गिर गया।